भाई हमने तो नहीं किया हिंदी चीनी भाई भाई। और जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने किया था वो चले गए, उनके बाद हमने आज तक नहीं किया हिंदी चीनी भाई भाई। दोस्तों, लोग फटी में याद करते हैं। एक और एग्जाम्पल आ चुका है, चाइना कह रहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा अब लगा रहे हैं भाई। एक ट्रंप आया और चाइना की अकल ठिकाने आ गई। हिंदी चीनी भाई भाई आप ही ने भेजा था ना, वांग ये कह रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, कह रहे हो बढ़िया, वी आर रेडी, हिंदी चीनी भाई भाई। ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स लगा लो भाई, तुम्हारी सर्विसेज महंगी होगी, हमारी नहीं। H1B वीजा मना कर रहे हैं, स्पेशल $5 मिलियन या कुछ ऐसा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो और वीजा ले लो। ट्रंप कह रहा है, क्यों कह रहा है? पाकिस्तान से जाएंगे वीजा लेने, पाकिस्तान में तो मना कर रखा है, कर रहा है ये हम इतनी ये सारे इस्लामिक कंट्रीज इनको बैन कर रही है, नहीं आएंगे। हम लोगों कह रहे हैं आ जाओ जी, वेलकम है। क्यों वेलकम है भाई? सीधी सी बात ये है, ठीक है आप ही के मुशर्रफ ने कहा था हम बनिए हैं, तो ठीक है हम बनिए हैं। तो बनिया बिल्कुल सर, भाई सीधी जाहिर सी है। बात है, बनिया क्या करेगा? बनिए के पास नोट है, मुंह में नोट भर देगा, और बनिए के पास यही हो नोट रहा है। मांगने लोग जाते हैं, नहीं दे रहा, उखाड़ दो, क्या उखाड़ोगे? अब सामने वाला अकड़ में मर रहा है, तो भैया मरते रहो ना। हमारे और ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, ताकत भी है। चाइना को उसकी औकात दिखाई हमने 2020 के अंदर, भाई गलवान में हमने औकात दिखाई। उसके बाद चाइना ने सॉरी बोला 21 अक्टूबर को, क्योंकि कजान के अंदर मीटिंग करनी थी और हालत खराब हो रही थी क्योंकि ट्रंप आ रहा है। तो दुनिया और जो यूरोप की हालत वैसे खराब है, और यूरोप के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रेशर बना रखा है कि BYD जैसी जितनी भी कारें सबको बंद करो, बैन करो। अब यही चीज इंडिया में आ रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा एक कंट्री खड़ा हुआ है जो इंडिया है। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश इंडिया को डिफेम करने के लिए, इनकी परचेजिंग पावर को वो मेंटेन करने या वो क्रिटिसाइज करने के लिए या डिफेम करने के लिए कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास इतनी परचेजिंग पावर है नहीं जितनी आप लोगों को लगती है, क्योंकि 100 करोड़ पीपल जो है वो तो हैंड टू माउथ सिचुएशन में है कि या वो रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप भी जानते होंगे, आपके यहाँ एक कैश इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी, हमारे यहाँ पर भी एक कैश इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है, जो बहुत लो लेवल पर बहुत इफेक्टिवली काम करती है। बहुत सारे काम ऐसे हमारे यहाँ पर वो कैश में ही होते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, तो वो इकोनॉमी पैरेलली चलती ही है, दुनिया के हर देश में चलती है। तो खैर, इंडिया के पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, और ये चीज हमने 2008 में प्रूव करके दिखाई। 2008 में जब दुनिया में रिसेशन आया हुआ था, हमारी कंट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चल रही थी जो ग्राउंड पर जो है वो प्रोडक्शन को, डिमांड को मेंटेन किए। इसलिए दुनिया में जब रिसेशन आया तो हमारी कंट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी उस पर तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके अलावा किसी भी कंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और किसी भी सेक्टर पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, और हमने 2008 में अपने आप को बचा लिया। वहां से इंडियन मार्केट की तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है उस टाइम पर इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए थे। बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत बेईमानी करी, करप्शन किया और मामला खराब। आज के दिन क्या है? आज के दिन दुनिया में जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया की है, जो प्रॉफिट कमा रही है। हमारे नॉन पेइंग एसेट्स बहुत कम है, ना के बराबर, बहुत कम है, परसेंटेज वाइज 2% के आसपास। एक टाइम ऐसा था 14% थे। प्रॉफिट कमा रहे हैं। सोचिए, अब अंबानी जितना प्रॉफिट कमाता है उससे ज्यादा प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमा लेता है हमारे। और बैंक किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो बैरोमीटर होता है वो होता है जो स्ट्रांग है। दूसरा, अब इकोनॉमिक बैरोमीटर स्ट्रांग होने के साथ साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी अच्छा खासा है। अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर परचेसिंग पावर बड़ी जबरदस्त है, और इकोनॉमी जिस तरीके से जंपिंग मैनर में बढ़िया काम कर रही है, 9.2% तक की ग्रोथ जो है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ जो अप्रोक्सीमेट 6% हमारी गवर्नमेंट बता रही है, वो जानबूझकर बता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाए। लेकिन बहुत सारे हमारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के मामले से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी, जहां तक मुझे पता है, 17 उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
छोटे बड़े, और उसके बाद बाकी जिनसे भी चाइना ने आज तक पंगा लिया है उसमें से 2 कंट्रीज ऐसे जिन्होंने चाइना को औकात, उनमें से एक कंट्री था यूएसएसआर। 1967 की बात है। किसी वजह से 1962 में जब इंडिया पर चाइना ने अटैक किया ना आरसू जी, तो उस टाइम पर से अब तक, मतलब उस टाइम पर इंडिया, चाइना और रशिया की बिगड़ गई, क्योंकि यूएसएसआर कह रहा था कि तुझे इंडिया पे अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर तूने इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया के साथ अमेरिका को खड़े होने का मौका मिल जाएगा और कहीं ना कहीं तू फायदा उठा ले जाएगा, और ये अगर इंडिया अमेरिका के साथ चला जाता है तो अच्छे खासे हमारे कैंपेन का नुकसान हो जाए। दोनों के बीच में इस बात पर बिगड़ गई, बात बिगड़। चलो कोई बात। अगला, जब ये सारा मामला आया तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये दिखाई देता है कि 1967 में चाइना ने रशिया से पंगा लिया। एक छोटी सी नदी है, नाम है, उसके आइलैंड पे अपने आर्मी मेंस भेजकर कब्जा करने की सोच कि ये तो ये इलाका हमारा है। मॉस्को से खबर आई कि इतनी मिसाइलें मारेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऊपर इतनी मिसाइलें मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चाइना के बीजिंग का नामो निशान। पूरे एक हफ्ते तक माओ जेडोंग से लेकर जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सारे के सारे बीजिंग से गायब थे, अंडरग्राउंड थे, किसी की भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। चाइना ने सॉरी बोला, हालत खराब हो गई, तब जाके मामला थोड़ा सा सेटल हुआ। उसके बाद चाइना अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया और वो जो भी बात। कट टू 2025 में उसके जस्ट बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा 1967 के बाद कि इस बार अमेरिका की तरफ से एक धमकी आई, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी आई है ना वो बड़ी मजेदार। देखो, ट्रंप किसी को नहीं बख्श रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया को छोड़ दे, बस टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंट है ना वो बता रहे। इंडिया के साथ टर्म यूज किया है रेसिप्रोकल टैक्स। दुनिया उसे इंटरप्रिटेशन जैसे मर्जी कर रही हो, हमें कोई दिक्कत। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस प्रोडक्ट पर हम टैक्स लगा रहे हैं, जितना टैक्स लगे हैं, अमेरिका भी उस प्रोडक्ट पर उतना टैक्स लगे। सिंपल लैंग्वेज। अगर हम हार्ले डेविसन के ऊपर, उनकी जानी मानी बाइक है, आप भी चलाते हैं उसको, तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगता है इंडिया में। इस वजह से वो महंगी हो जाती है। 5 लाख रुपए से शुरू होती है इंडियन रुपीज में और 12-15 लाख रुपए तक जाती है। अमेरिका कहता है अगर आपने हमारी बाइक्स के ऊपर 100% टैक्स लगाया तो हम तुम्हारी बाइक्स पे भी 100% टैक्स। इसका मतलब ये है कि हमारी अगर जो बाइक्स हमारे यहाँ महंगी और हैवी बाइक्स तो बनती नहीं, हार्ले डेविसन का हमारी किसी बाइक से कोई मुकाबला नहीं। हमारे पास जो भी बाइक्स बनती हैं वो काफी सस्ती और सिंपल हो, और हमारी बाइक्स का जो मार्केट है वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में है और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में, लेकिन अमेरिका में नहीं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, अफ्रीकन कंट्रीज, हीरो, पल्सर वगैरह जितनी बाइक्स हैं वो सारी इन्हीं कंट्रीज। अब अगर अमेरिका हमारी बाइक्स पर 100% टैक्स लगा भी देता है तो जब जाती ही 100 बाइक्स भी नहीं जाती हैं तो क्या फायदा। तो भाई लगा ले। हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट किस चीज का है? सॉफ्टवेयर। अमेरिका वो चीज हमें एक्सपोर्ट करता ही नहीं। हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट दवाइयों का है, उस मामले में थोड़ा बहुत हम मैनेज कर, यानी इंडिया के साथ उसने एक कंसेशन दे रखा है। कंसेशन कहो या इंडिया की उसे जरूरत है तो वो, लेकिन अमेरिका के साथ, चाइना के साथ क्या किया? चाइना के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में 10%, सीधा 10%। रेसिप्रोकल की बात नहीं करी कि कुछ भी सामान आएगा 10% टैक्स है वरना भागो वहां से। अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज या दुनिया की जितनी भी कंपनीज है उन सबको कह रखा है भाग जाओ यहां से, वरना अगर मेड इन चाइना का कोई भी सामान हमारे दिखाई दिया हम आप लोगों को बख्शेंगे नहीं और सीधा सीधा आपके ऊपर टैरिफ तगड़े। अब ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो डर जाएगा। अच्छा, मजे की बात, और चाइना ने और खेल करना शुरू किया। वो सारी की सारी अपनी बहुत सारी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रियां थी वो मैक्सिको और कनाडा में लगा। ट्रंप कहता है इनको भी बख्श, तुम भी आ जाओ। अब फिर चाइना ने बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो यूरोप में लगानी शुरू करी, तो यूरोप को भी बताऊंगा मैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, अमेरिका कहता है कि भैया तुम्हें सारी की सारी जो भी तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं वो अमेरिका में लगाओ। एक लड़ाई। अब चाइना को इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है तुमने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो वियतनाम में लगा, तुमने अपनी फैक्ट्रीज मैक्सिको में या कनाडा में शिफ्ट करने की सोच, कर लो। प्रॉब्लम आरसूसी दूसरी क्या आती है कि आपने अपनी फैक्ट्री जहां पर से हटाई या बंद, वहां अनएम्प्लॉयमेंट आया, और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वहां फैलता है, भाई वैसी बात है अगर एक फैक्ट्री में 5000 बंदे भी काम कर रहे हैं तो 5000 बंदे बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं है। और उन 5000 लोगों के साथ उनकी फैमिली अगर है, हर किसी के साथ, भले ही चाइना में 3 लोगों की फैमिली है तो 3 लोग जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। और साथ में ये इकोनॉमी का रूल है जो ये कहता है एक आदमी के साथ एक आदमी को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो तो वो अपने आप 5 लोगों से जुड़ जाए और ऑटोमेटिकली वो 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट छोटा छोटा ही सही दे रहा हो।
यानी 5,000 लोग जो हैं वो 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं। एक बेसिक रूल है इकोनॉमी। तो सोचिए अगर एक फैक्ट्री बंद होती है तो कितने बड़े लेवल पर पूरे के पूरा एम्प्लॉयमेंट जो है वो डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, जमीन में मिल जाता है। यही चीज आपको यहां से समझनी है कि चाइना की प्रॉब्लम यही आई कि चाइना ने अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हुए अल्टरनेट तो ढूंढ लिया, लेकिन अपने घर में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया उसका क्या करे। तो अब उसे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट का। अब प्रॉब्लम यह है अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन है, नाइजीरिया वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज के लेवल पे ही एक कंट्री और भी पाकिस्तान, वहां पर भी पॉपुलेशन है उस लेवल पर 20 करोड़ की पॉपुलेशन, 25 करोड़ की पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन परचेजिंग पावर कहां है अफ्रीकन कंट्रीज के पास परचेजिंग पावर कहां है। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को देखते तो वहां पॉपुलेशन नहीं है, परचेजिंग पावर भी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है, और चाइना उन सबसे लड़ रहा है। अब इंडोनेशिया जो है उसके पास 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन आरसीईपी के चक्कर में उनका इकोनॉमिक बैंड बजा चुका है चाइना। पहले इनको ये हिंदी चीनी भाई भाई याद नहीं आ रहा था, तब तो मारने पीटने की बात कर रहे थे, युद्ध की बात कर रहे थे। आज जब इनकी फट रही है ना तो हिंदुस्तान याद आ रहा है, इनको याद आ रहा है, हाथी याद आ रहा है, इनको याद आ रहा है कि भारत और चीन मिलकर एक नई बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। जब तक तमाचा पड़ता नहीं ना, जब तक होश नहीं आता। ट्रम्प चाचा ने चूड़ी टाइट करी तो चीन भी बोला भारत के अलावा अपना कोई और अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि क्या चीन वाकई भरोसे लायक है? क्या भारतीय सरकार को चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए? हमें लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि कोई भी देश आज की डेट में भरोसे के लायक नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, तो उसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारत भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। लेकिन मोदी जी को पता है कि ये सिर्फ कहना है, इसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो कहां कहां करना है वो उनको अच्छे से पता है, और इसी की वजह से चीन की हालत खराब हुई थी। ठीक है, अगर यही मानते कि भाई पूरा विश्व हमारा परिवार है तो भैया लुटिया डूब गई होती। लेकिन ये चीज चलो अच्छा है कि कम से कम किसके साथ कैसे डील करना है, कैसे किसको गिराना है, ये मोदी साहब को बहुत अच्छे से आता है। ट्रम्प जो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर हम वही टैरिफ अप्लाई करेंगे जो भारत करता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी करके देख लो। शांति से चाइना को भारत ने निपटाया, पाकिस्तान को शांति से भारत ने निपटाया, अब बारी यूएसए की भी है। जिस तरह से ट्रम्प सरकार एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर चीजें खराब होंगी तो उसका पलटवार भी आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।